आजकल देश की राजनीति में एक बड़ा ही दिलचस्प और स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या हमारा देश धीरे धीरे एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यानी एक दलीय वर्चस्व की ओर बढ़ रहा है? सोचिए, जो क्षेत्रीय दल दशकों तक देश की राजनीति पर अपनी गहरी पकड़ रखते थे, 90 के दशक में जो सरकारें बनाने और गिराने का मादा रखते थे, वो आज अपना पारंपरिक आधार लगातार खोते जा रहे हैं। आज के इस खास राजनीतिक विश्लेषण में हम इसी बड़े बदलाव की जड़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, क्षेत्रीय दलों का मौजूदा संकट। दूसरा, इस नए वर्चस्व वाले सिस्टम का उदय। तीसरा, उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों का पतन बनाम दक्षिण भारत का राजनीतिक किला। और अंत में देखेंगे कि विपक्ष और विरोध की राजनीति का भविष्य क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, क्षेत्रीय दलों का संकट और गठबंधन युग का अंत। देश भर में जो मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले दल थे वो अब सिकुड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे एक पूरा का पूरा राजनीतिक युग ही खत्म हो रहा है। अगर हम भारत की राजनीतिक यात्रा को देखें तो इसे 3 साफ युगों में बांटा जा सकता है। 1950 से लेकर 1980 के दशक तक कांग्रेस का एक छत्र राज था, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर किसी को अपना प्रतिनिधित्व दिखता था। फिर आया 1990 से 2014 का दौर, जो गठबंधन और क्षेत्रीय राजनीति का था। ये वो समय था जब देवगौड़ा और गुजराल जैसी सरकारें क्षेत्रीय क्षत्रपों के समर्थन से चलती थीं। सत्ता का रास्ता सीधे सीधे क्षेत्रीय दलों से होकर गुजरता था। लेकिन फिर 2014 के बाद से देश एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुका है, एक वर्चस्व वाले दल के युग में। अब यहाँ एक बड़ा ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर क्षेत्रीय पहचान और अस्मिता वाकई इतनी ही ताकतवर थी, तो वो अब अचानक से फेल क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कभी किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय दल आज हाशिए पर सिमटते जा रहे हैं? इसी सवाल का जवाब हमें दूसरे हिस्से में मिलता है, एक वर्चस्व वाले सिस्टम का उदय और एक चुनावी मशीन का निर्माण। देखिए, आज के दौर में चुनाव सिर्फ किसी एक नेता के चेहरे या उसके करिश्मे के दम पर नहीं लड़े जाते, बल्कि इसके पीछे एक बेहद विशाल और व्यवस्थित मशीनरी काम करती है। इस अजेय राजनीतिक वर्चस्व के 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभ होते हैं। पहला, जमीनी स्तर पर एक बेहद मजबूत संगठन। दूसरा, एक बिल्कुल स्पष्ट वैचारिक ढांचा। तीसरा, बड़े पैमाने पर लागू की जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं। और चौथा, डेटा एनालिटिक्स से लैस हाईटेक चुनावी मशीनरी। ये पूरा इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि राष्ट्रीय सत्ताधारी दल ने खुद को एक ऐसी संस्था बना लिया है जिसका मुकाबला करना आज क्षेत्रीय दलों के लिए सच में पहाड़ चढ़ने जैसा साबित हो रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये नया चुनावी सिस्टम क्षेत्रीय दलों के सबसे बड़े हथियारों को ही अपना लेता है। इसे ऐसे समझते हैं, पहला कदम होता है गहरा सामाजिक प्रतिनिधित्व देना, जैसे देश को ओबीसी प्रधानमंत्री और आदिवासी राष्ट्रपति देना। दूसरा कदम है राशन, आवास और गैस सिलेंडर जैसी वेलफेयर स्कीम्स को सीधे बिना किसी बिचौलिए के जनता के घरों तक पहुंचाना। और तीसरा कदम है मतदाता की सूच को सिर्फ जातिगत पहचान से हटाकर विकास और नई आकांक्षाओं की तरफ पूरी तरह मोड़ देना। राजनीति की भाषा में इस पूरी रणनीति को कल्याणकारी राष्ट्रवाद या वेलफेयर नेशनलिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो गहरे सामाजिक प्रतिनिधित्व को सीधे सरकारी फायदों की डिलीवरी के साथ जोड़ देता है। इससे हुआ ये कि मतदाता का ध्यान सिर्फ जातिगत पहचान से हट गया। और सच कहें तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने क्षेत्रीय दलों के मुख्य एजेंडे की पूरी तरह से हवा निकाल दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, उत्तर भारत का पतन बनाम दक्षिण भारत का किला। देखिए, क्षेत्रीय दलों का ये संकट पूरे देश में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग राज्यों में ये पार्टियां इस राष्ट्रीय वर्चस्व का कैसे सामना कर रही हैं, इसका तुलनात्मक विश्लेषण करना बहुत जरूरी और दिलचस्प है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि भारत की राजनीति अब मंडल से आगे बढ़कर एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स यानी आकांक्षाओं की राजनीति की ओर बढ़ चुकी है। उत्तर भारत के क्षेत्रीय दल इस वक्त एक गहरे आंतरिक संकट से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है परिवारवाद की थकान। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तेज इंटरनेट चाहिए, रोजगार चाहिए, वो 90 के दशक वाली उस पुरानी सामाजिक न्याय की भाषा से खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाती। एक साफ आर्थिक विजन की कमी ने उत्तर में इन दलों को काफी कमजोर कर दिया है। अगर हम उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखें तो एक जबरदस्त कंट्रास्ट दिखता है। उत्तर भारत की पार्टियां जहां पुरानी भाषा और आर्थिक विजन की कमी के कारण संघर्ष कर रही हैं, वहीं दक्षिण भारत अभी भी एक मजबूत राजनीतिक किला बना हुआ है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की राजनीति अभी भी गहरी सांस्कृतिक पहचान, भाषाई अस्मिता और ऐतिहासिक ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों की नींव पर टिकी है। यही वो वजह है जिससे वहाँ के क्षेत्रीय दल आज भी डटकर खड़े हैं और राष्ट्रीय दलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ एक कैच है, कोई भी सांस्कृतिक किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अब उसमें भी वैचारिक दरारें दिखाई देने लगी हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में भी बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अहम बदलाव आ रहे हैं। वहाँ की युवा पीढ़ी के सामने नए विकल्प उभर रहे हैं जो उनके पारंपरिक द्रविड़ मॉडल में आधुनिक और आकांक्षी राजनीति का तड़का लगा रहे हैं। यानी बदलाव की हवा तो वहाँ भी पहुँच रही है, बस उसकी रफ्तार उत्तर भारत से थोड़ी अलग है। अब हम अपने विश्लेषण के चौथे और अंतिम हिस्से में प्रवेश करते हैं, विपक्ष का भविष्य और विरोध की राजनीति की ओर बढ़ता झुकाव। जब क्षेत्रीय दल और संसदीय विपक्ष लगातार कमजोर होते हैं तो जाहिर है एक राजनीतिक वैक्यूम पैदा होता है। तो उस वैक्यूम का क्या होता है? जमीनी सच्चाई तो यही है कि जब संसद के अंदर का विपक्ष कमजोर पड़ता है तो सत्ता को असली चुनौती सड़कों से यानी विरोध की राजनीति से मिलती है। कई बार मतदाता डिफीटिस्ट प्रैग्मेटिज्म का शिकार हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा व्यावहारिक होकर बेहतर गवर्नेंस की उम्मीद में उसी मजबूत सत्ताधारी दल को वोट दे देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि असली विपक्ष की भूमिका राजनीतिक दलों के हाथ से फिसलकर सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के हाथों में चली जाती है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स पर अगर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां पहले चुनावी वर्चस्व बटा हुआ था, वहां अब ये अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया है। जहां पहले मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन वाला एक सशक्त संसदीय विपक्ष हुआ करता था, उसका प्रभाव अब काफी घट गया है। और इसका सीधा सीधा असर ये हुआ है कि जो जनविरोध पहले सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहते थे, वही आज असहमति और विपक्ष का मुख्य रूप बन गए हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। इन नए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व आखिर करता कौन है? इन जमीनी आंदोलनों की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि किसी मजबूत राजनीतिक चेहरे के बिना इनमें एक एकजुट और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की भारी कमी होती है। और इतिहास गवाह है कि जब तक कोई राजनीतिक दल इन नागरिक विरोधों को एक चेहरा और सही दिशा नहीं देता, तब तक ये आंदोलन किसी बड़े व्यवस्थागत बदलाव में तब्दील नहीं हो पाते और अक्सर बीच में ही बिखर जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? देखिए, भारत की राजनीति अत्यधिक विविधतापूर्ण है और यहाँ किसी भी चीज का पूरी तरह से परमानेंट या स्थायी होना बेहद दुर्लभ है। आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का वर्चस्व बेशक एक जमीनी हकीकत है, लेकिन आर्थिक चिंताएं, क्षेत्रीय गौरव और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा गतिशील बनाए रखते हैं। चीजें कभी भी एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि हर वर्चस्व को अंततः चुनौती मिलती ही है। ऐसे में आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगला बड़ा राजनीतिक बदलाव आखिर कहां से उभरेगा और सबसे जरूरी बात, उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या ये कोई नया क्षेत्रीय प्रयोग होगा या फिर कुछ और? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस खास राजनीतिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।